प्रिय विद्यार्थियों, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड के पिछले लेक्चर में मैंने आपको जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड एस्केलेशन क्लॉज क्या होती है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठेकों पर प्रॉफिट या लॉस की गणना कैसे होती है ऑन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, पूर्ण हो गए ठेकों पर या अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना कैसे होती है, साथ ही नियरर टू कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट, जो लगभग पूर्ण होने वाले ठेके हैं उन पर लाभ की गणना कैसे की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो प्रमाणित कार्य होता है, ठेकेदार ने जितना काम किया है, ठेकेदाता के इंजीनियर द्वारा जितने कार्य को प्रमाणित कर दिया जाता है वो प्रमाणित कार्य कहलाता है। प्रमाणित कार्य चूंकि संपूर्ण ठेका मूल्य कार्य का एक अंश होता है और ठेका कार्य अभी चालू अवस्था में होता है, अतः प्रमाणित कार्य भी वर्क इन प्रोग्रेस ही माना जाता है। और अप्रमाणित कार्य जिस डेट को ठेकेदार के इंजीनियर ने निरीक्षण किया और वहां तक के काम को प्रमाणित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो काम हुआ है वो काम तो हो गया लेकिन प्रमाणित नहीं हुआ है, तो जो काम तो पूर्ण हो चुका है परंतु प्रमाणित नहीं हुआ है वो कहलाता है वर्क अनसर्टिफाइड, या कुछ कार्य निर्धारित अवस्था में नहीं होने के कारण प्रमाणित नहीं हो पाया है तो वो भी कहलाता है वर्क अनसर्टिफाइड। ऐसे कार्य के संबंध में प्रमाण पत्र न दिए जाने के कारण इस पर ठेकेदाता पेशगी के रूप में धन नहीं देता है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जो वर्क प्रमाणित होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत एडवांस के रूप में ठेकेदार को दे दिया जाता है, लेकिन जो अनसर्टिफाइड वर्क है उस पर कोई भी एडवांस नहीं दिया जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? तो चालू कार्य जो होता है वो ठेकेदार के लिए उसी प्रकार संपत्ति माना जाता है जैसे एक वस्तु निर्माणी संस्था के लिए अर्धनिर्मित स्टॉक होता है। प्रमाणित कार्य की अनुमानित मूल्य और अप्रमाणित कार्य के लागत को वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं और इन्हें वर्क इन प्रोग्रेस को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको मैं बता चुका हूं। क्रेडिट साइड में वही वर्क इन प्रोग्रेस विद वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क से क्रेडिट किया जाता है। तो जब आप इन सब आइटम्स को जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था डेबिट क्रेडिट कर देते हैं तो जो लाभ आता है वो कहलाता है नोशनल प्रॉफिट। ठेका खाते के डेबिट साइड में सभी लागतें और क्रेडिट साइड में जो आइटम्स हैं और वो प्लस प्रमाणित व अप्रमाणित कार्य मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस को लिखने के बाद क्रेडिट साइड का योग डेबिट पक्ष से ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है वो कहलाता है नोशनल प्रॉफिट। एडवांस कई बार क्या होता है कि ठेकेदार जो प्रमाणित कार्य का पैसा देता है ठेकेदार को, वो ठेका मूल्य का भुगतान नहीं माना जाता है, वो ठेकेदार को ठेकेदाता की तरफ से अग्रिम भुगतान माना जाता है, ठेके का आंशिक भुगतान नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, ठेकेदाता ठेकेदार का उतनी राशि के लिए ऋणदाता माना जाता है। ठेका कार्य के पूर्ण होने के पूर्व एडवांस के रूप में किस्तों में प्राप्त होने पर और ठेके के पूर्ण हो जाने पर, ठेका मूल्य देय हो जाने पर वो एंट्रीज जो है वो बुक्स में करके इस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। और आप जानते हैं कि प्रमाणित कार्य का सारा पैसा ठेकेदार को नहीं देता है। 2 लाख का काम पूरा हो गया तो 80% 1,60,000 ही देंगे। 40,000 या 20% जो पैसा ठेकेदाता ने ठेकेदार का रोक लिया है वो कहलाता है अवरोध मूल्य, रिटेंशन मनी। वो इसलिए होता है कि अगर ठेकेदार शर्त के अनुसार काम नहीं करता है, ठेकेदाता को उससे हानि हो रही है या ठेकेदार कार्य बीच में छोड़ के चला जाए
तो ठेकेदाता अपनी हानि की सुरक्षा के लिए ठेकेदार का कुछ पैसा रोक लेता है, जिसको बोला जाता है रिटेंशन मनी। तो यह टर्म जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बार बार रिपीट होंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, या वर्क इन प्रोग्रेस, या रिटेंशन मनी, तो इनको, या नोशनल प्रॉफिट। तो इनका मीनिंग मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आज का जो मेन पॉइंट है हमारा वो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट 3 सिचुएशंस में: कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट एंड नियरर टू कंप्लीशन, जो लगभग पूर्ण होने वाले हैं। तो ऐसे ठेके जो पूर्ण हो गए हैं उन पर लाभ की गणना करनी हो तो इसके लिए आप देखिएगा, कार्य पूर्ण होने की ठेकेदाता द्वारा जांच कराने के उपरांत पूर्व निश्चित जो ठेका मूल्य है वो ठेकेदार को दे हो जाता है, काम पूरा हुआ है। जिससे क्या होगा, बाई कॉन्ट्रैक्टरीज अकाउंट से ठेका खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। जितना ठेका मूल्य उससे क्रेडिट कर देते हैं, बाकी जो हमारी कॉस्ट थी वो डेबिट हो गई, बाकी और कोई लॉस वगैरह थे वो क्रेडिट हो गए, सारे इस तरह से। और बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में, लॉस है तो क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। और यदि कोई ठेका कार्य निर्धारित अवधि से पहले ही पूर्ण हो गया है तो जब तक निर्धारित अवधि पूर्ण न हो तब तक इस पूर्ण हुए कार्य की देखभाल और उसको सुरक्षित रखने का दायित्व ठेकेदार का ही माना जाता है। और इस अवधि की मेंटेनेंस कॉस्ट को घटाने पर फिर जो लाभ शेष रहेगा वही ठेके से वास्तविक अर्जित लाभ माना जाएगा। तो सारे एक्सपेंसेस को और क्रेडिट साइड की मदों को लिख करके जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया है तो उस अवधि तक जब पूर्ण होना था अगर कोई मेंटेनेंस का खर्चा है तो उसको भी डेबिट कर देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो ठेके पर वास्तविक अर्जित लाभ माना जाएगा। तो ये तो सिंपल तरीका हुआ। अपूर्ण ठेकों पर, चूंकि ठेके अधिकांश आप जानते हैं लंबी अवधि के होते हैं और बड़े मूल्य के होते हैं, जिनका 1 वर्ष में पूर्ण होना संभव नहीं होता है। तो जब भी आप वर्ष के अंत में खाते बनाते हैं, पहले, दूसरे या तीसरे वर्ष में, तो लंबा पीरियड होता है, तो उस वर्ष के अंत में वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, अपूर्ण ठेका। और अपूर्ण ठेके पर अगर आपको लाभ ज्ञात करना है तो क्या तरीका होता है वो देखिएगा। ठेकेदाता का निरीक्षक कार्य प्रमाणित करते समय ठेकेदार द्वारा लगाई गई लागत को ध्यान न रखकर पूर्ण हुए कार्य की भौतिक माप के आधार पर कार्य प्रमाणित करता है। आपने किसी को 10 लाख का ठेका दिया कि 10 लाख में ये मकान पूरा होना चाहिए। अब उसने वास्तव में कितना पैसा खर्च कर दिया है ठेकेदार ने, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे ये देखना है कि 100% मकान कंप्लीट होना चाहिए था, मकान का कितना परसेंट काम पूर्ण हो गया है। सपोज 30% काम पूर्ण हो गया, 10 लाख का मकान का ठेका मैंने दिया था, तो ठेका मूल्य का 30% 3 लाख वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। वास्तविक लागत कितनी उसने लगाई है वो ध्यान नहीं रखी जाएगी। इस तरह प्रमाणित कार्य का मूल्य कार्य की वास्तविक लागत से हमेशा अधिक होता है। लागत तो निश्चित रूप से उसने कम लगाई होगी। 10 लाख का ठेका था, 30% हो गया तो हमने कह दिया कि 3 लाख का काम हो गया, जबकि वास्तव में उसका खर्चा 3 लाख नहीं हुआ होगा, तो कुछ न कुछ लाभ अर्जित हुआ होगा। तो इस तरह प्रमाणित कार्य की वास्तविक लागत, प्रमाणित कार्य का जो मूल्य है वास्तविक लागत से अधिक होता है। प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का अंश होता है, और ठेका मूल्य जो होता है, जब भी मैं ठेका लूंगा तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा, तो ठेका मूल्य मुझे का एक हिस्सा मिल रहा है, इसका मतलब एक हिस्सा लाभ का भी मुझे मिल रहा है। तो इस बजट से ही अपूर्ण ठेके पर, इस वजह से ही अपूर्ण ठेके पर लाभ की गणना की जाती है। क्लियर है बात? ठेका मूल्य का एक निश्चित भाग प्रमाणित होने पर आपको मिल जाएगा। ठेका मूल्य, जब भी कोई व्यक्ति ठेका लेता है तो अपनी लागत और लाभ को जोड़ के आपको बताता है।
अब उसका एक हिस्सा ठेका मूल्य का मुझे प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब एक हिस्सा लाभ का मुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए ही अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना की जाती है। अपूर्ण ठेके पर संपूर्ण लाभ को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। इसके संबंध में निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ही परसेंट काम हुआ होगा, आगे और भी आपको लागत लगानी है, तो भविष्य में मूल्यों में कोई उतार चढ़ाव हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपूर्ण ठेकों पर एक फाइनेंशियल ईयर में जब आप अपने खाते बंद कर रहे हैं, तो जो लाभ आपने अर्जित किया है वो पूरा का पूरा लाभ हानि खाते में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसके संबंध में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 25% से भी कम है, 10 लाख का ठेका है, प्रमाणित कार्य 2 लाख का है, तो लाभ की गणना ही नहीं करनी चाहिए। पूर्ण किए गए कार्य की लागत ही चालू कार्य की लागत मान ली जाएगी, वो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम उस पर नहीं करेंगे। यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 25% से अधिक हो परंतु 50% से कम हो, तो लाभ हानि खाते में कितना लाभ ट्रांसफर करना चाहिए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इस तरह से मैं निकालूंगा। नोशनल प्रॉफिट, जो वास्तव में अभी आपने लाभ अर्जित किया है अकाउंट बनाते समय, इंटू 1/3, 1/3, इंटू कीजिए कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सपोज आपका 45% काम हो गया, 1 लाख प्रॉफिट आपने बनाया, तो 1 लाख प्रॉफिट आ गया, तो 1 लाख इंटू 1/3। प्रमाणित कार्य जो था वो 1 लाख था, और 1 लाख का सपोज आपको 80% भुगतान कर रहा है मालिक या ठेकेदाता, तो 80 बटे वर्क सर्टिफाइड 100, या यूं कहिए 1 लाख पर 80,000 मिला है, तो 80,000 बटे 1 लाख कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगी वो लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करनी चाहिए। कब? जब प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 25% से अधिक है परंतु 50% से कम है, और यदि ठेका कार्य का 50% या इससे अधिक कार्य प्रमाणित हो गया हो, तो लाभ हानि खाते में अमाउंट ट्रांसफर कैसे करेंगे? जो भी नोशनल प्रॉफिट है इंटू 2/3 अपॉन कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। आप जानते हैं कि वर्क सर्टिफाइड जो होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत ही ठेकेदार को एडवांस में देता है, तो जिस रेशियो में भुगतान नकद में किया है वर्क सर्टिफाइड के, उस रेशियो में उस अमाउंट को कम कर देंगे। तो अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना तो की जाती है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है प्रमाणित कार्य 25% से कम है तो गणना नहीं करेंगे, लाभ हानि खाते में ट्रांसफर नहीं करेंगे। 25 से अधिक 50 से कम है तो इस तरह से, और 50% से भी अधिक कार्य प्रमाणित है तो इस फार्मूले से अमाउंट निकाल लेंगे। अपूर्ण ठेकों पर अगर हानि हो तो फिर हानि को तो हम संपूर्ण हानि को लाभ हानि खाते से ट्रांसफर कर देते हैं, उनका कोई हिस्सा रोका नहीं जाएगा। ये बात हुई इनकम्प्लीट अकाउंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट कैसे गणना करते हैं और लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करते हैं। लगभग पूर्ण होने वाले ठेके अगर हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नियरर टू कंप्लीशन है, ऐसे ठेकों पर लाभ हानि खाते में ले जाई जाने वाली लाभ की गणना उस वर्ष के लाभ के आधार पर न करके ठेका पूर्ण होने वाले अनुमानित लाभ के आधार पर की जाती है। वर्ष में आपने 31 मार्च को अकाउंट बनाए तो आपको प्रॉफिट हुआ एक निश्चित अमाउंट का, और 2 महीने बाद ही आपका ठेका पूर्ण हो जाएगा। तो अब लाभ हानि खाते में कितना पैसा ट्रांसफर करना है, इसके लिए वर्ष के लाभ को हम ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि ठेका पूर्ण होने पर जो 2 महीने बाद जब पूर्ण हो जाएगा तब टोटल प्रॉफिट कितना होगा उस लाभ को ध्यान में रखकर लाभ हानि खाते में
प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, शेष कार्य की अनुमानित लागत ज्ञात करके ठेके की जो अभी लागत है उस लागत में जो शेष कार्य है उसकी लागत को जोड़ देंगे तो पूरे ठेके की कुल अनुमानित लागत आ जाएगी और ठेका मूल्य में से कुल अनुमानित लागत को घटा करके अनुमानित लाभ ज्ञात कर लेंगे। पूरे ठेके का अनुमानित लाभ आ गया। अब निम्न में से किसी सूत्र का प्रयोग करके लाभ हानि खाते में ले जाई जाने वाले लाभ की गणना करेंगे। अनुमानित लाभ पूरे ठेके का आ गया। अब लाभ हानि खाते में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहिए, तो इन तीन में से किसी भी सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड प्रमाणित कार्य बटे ठेका मूल्य कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे ठेके का जो निकाला है इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, टोटल कॉस्ट कितनी हुई है आज तक एंड अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, आज तक कितनी लागत लग गई है और भविष्य की लागत को जोड़ के आज की लागत में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है उस रेशियो में बांट देते हैं। तो जो भी फार्मूला हमें लगाना होगा उसके आधार पे हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र की जाने वाली अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपसे मुख्य रूप से कुछ टर्म्स जो काम में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ली जाती हैं उनकी चर्चा की, और ठेकों पर लाभ की गणना कैसे करनी है, कंप्लीट अगर हो गया है पूर्ण ठेकों पर, अपूर्ण ठेकों पर, और जो लगभग पूर्ण होने वाले ठेके हैं उन पर लाभ की गणना किस तरह से करते हैं और उस लाभ में से लाभ हानि खाते में प्रॉफिट का कितना हिस्सा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, इसकी चर्चा की है। आप लोग इससे संबंधित एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल पार्ट लेकर के आऊँगा, तब इस सारे कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।